और इसी भड़कती आग में घी डालने को हिंदुस्तानी लश्कर में नए कारतूस उपयोग करने का आदेश आ गया। नए प्रकार की बंदूकों के लिए नए कारतूस काम में लाने की आवश्यकता पड़ जाने से इन कारतूसों का कारखाना हिंदुस्तान में लगाने का प्रस्ताव सरकार ने किया। यह प्रस्ताव यद्यपि सन 1857 के आरंभ में अमल में आया, फिर भी इन कारतूसों का प्रवेश पहले ही हो गया था। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान की धर्म निष्ठाओं को तुच्छ मानने वाली फिरंगी सरकार ने इंग्लैंड में तैयार गाय की चर्बी लगे ये कारतूस सन 1853 में ही हिंदुस्तान में भेजे थे। ऐसा अब सिद्ध हो गया है। अंग्रेजों ने यह बात गुप्त रखकर कि उन कारतूसों में किसकी चर्बी लगी है, कानपुर, रंगून एवं फोर्ट विलियम की हिंदुस्तानी फौज के हिंदू मुसलमानों को सन 1853 में ही धर्मच्युत कर दिया था। यह विश्वासघात सन 1857 में खुलने तक कारतूसों को चाहे जो भी चर्बी लगाने की अंग्रेजों ने जानबूझकर व्यवस्था की थी। यह बात अनुमान से नहीं की गई है, क्योंकि सन 1857 के दिसंबर में कर्नल टक्कर द्वारा भेजी गई सरकारी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। स्वयं कमांडर इन चीफ को यह बात ज्ञात थी। ऐसा होते हुए भी हिंदुस्तानी सिपाहियों को वे कारतूस देकर अपने पवित्र धर्म को भ्रष्ट करने का अधम कृत्य निरंतर चालू रखा गया था। अंग्रेजों के मन के इस विश्वासघात की कल्पना सन 1853 में भारतीय सिपाहियों को बिल्कुल भी न थी। अतः उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग बिना किसी शंका के किया। इस तरह अपनी कपट भरी योजना सफल होते देख उन कारतूसों के निर्माण का कारखाना दमदम में चालू किया गया। इस कारखाने में तैयार किए गए कारतूसों को पहले जैसे ही चर्बी लगाई जाती थी, पर ऐसा करने में हिंदुस्तानी लोगों को धर्मच्युत करने का सरकार का हेतु नहीं था। इसे कोई भी भूले नहीं। ऐसा उद्देश्य न होते हुए भी हमारा देश मिट्टी में मिल गया। उसे कोई उद्देश्य न होते हुए भी हमारा स्वराज्य चर चर ची दिया गया, और ऐसा उद्देश्य न होते भी हमारे धर्म का नाश हो रहा था। कमांडर इन चीफ को चर्बी की बात मालूम होते हुए भी उसने, क्योंकि हिंदुओं के मुंह में गाय का मांस एवं मुसलमानों के मुंह में सूअर का मांस ठूसा, इस एक व्यवहार में अंग्रेजी सरकार ने कितनी बार सफेद झूठ बोला, यह देखे तो रक्त की हर बूंद खौलने लगती है। कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है, इस अफवाह पर सिपाहियों ने अंधविश्वास किया। ऐसा कहने वाले निर्लज लोग दमदम कारखाने में जो ठेकेदार चर्बी देता था उसका करार पत्र अवश्य देखें, जिससे इसका स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि उन कारतूसों में गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था या नहीं। हिंदू लोग जिसे मां मानते हैं, उस गाय की चर्बी की आपूर्ति 2 आने के 1 पौंड की दर से की जाती थी, और उस चर्बी में सूअर की चर्बी का अंश मिलाया जाता था। यह भी असंभव नहीं है। इन कारतूसों का हल्ला होते ही सन 1857 की 29 जनवरी को एक सर्कुलर भेजा गया था। उसमें से सरकारी हुकूमत कहती, नेटिव सिपाहियों के लिए बनने वाले कारतूसों को केवल बकरी या बकरे की चर्बी लगाई जाए, सूअर या गाय की चर्बी बिल्कुल काम में ना ली जाए। जल्दबाजी में निकाले गए सर्कुलर से यही सिद्ध होता है कि गाय या सूअर की चर्बी ना लगाने का इसके पहले नियम नहीं था। दमदम और मेरठ में इन कारतूसों के कारखाने थे। दमदम के कारखाने में काम करने वाले एक मेहतर ने एक ब्राह्मण के ऐसा कहते ही वह मेहतर बोला, अब सब और भ्रष्टता फैलेगी। जिन कारतूसों को तुम दांत से तोड़ोगे, उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी मढ़ी जा रही है। यह सुनते ही वह ब्राह्मण दूसरे सिपाहियों को वह बात कहने लगा। दमदम में जल्दी ही सारे सिपाहियां संशयग्रस्त हो गए और उन्होंने हड़ताल की, तो यह सत्य स्पष्ट हो गया कि कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है। दमदम का यह समाचार आग की तरह सब ओर फैल गया। हर सिपाही को अपने हाथों में गाय और सूअर की चर्बी लगी दिखने लगी, और हर लश्करी शिविर में ईसाई लोगों के इस षड्यंत्र से हर एक को अपने धर्म और अपने अस्तित्व का एक क्षण का भी भरोसा नहीं रहा। देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा उठी और उसने अपना कुकृत्य छिपाने के लिए ऐसी झूठी और नीच बातें कहनी शुरू की
जिससे कि मनुष्य जाति को कालिक पुती रहे। कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी लगाई हुई थी। यह जब अस्वीकार करना कठिन हो गया तब हिंदुस्तानी सरकार के लश्करी सचिव बर्च ने सरकारी घोषणा की कि मेरठ और दमदम में तैयार होने वाला नए कारतूस हमने अभी तक नहीं बांटे हैं। उसका यह कथन बिल्कुल झूठ था। अंबाला, सियालकोट और बंदूकों के प्रशिक्षण के लिए चलाए गए नए लश्करी वर्गों में ये चर्बी लगे कारतूस सन 1856 से ही भेजा जा रहा था। अंबाला डिपो में 22,500 और सियालकोट को 14,000 कारतूस 23 अक्टूबर 1856 को भेजे गए। फिर भी कर्नल बर्च जनवरी 1857 में सरकारी घोषणा करता है कि कारखाने में से एक भी कारतूस नहीं भेजा गया। यहाँ लश्करी वर्ग चल रहे थे, वहाँ नई बंदूकों के प्रशिक्षण में इन कारतूसों का उपयोग नहीं किया गया। यह असंभव था। इसके पहले लिखा जा चुका है कि सन 1853 में यही कारतूस भारतीय सिपाहियों को कोई जानकारी ना देते हुए उपयोग के लिए दिए गए थे। गोरखा पलटन में तो ये कारतूस खुलेआम बांटे गए थे। फिर भी बर्च किसी उस्ताद उचक्के जैसा सीना तान कर कहता है कि चर्बी लगा एक भी कारतूस नहीं बांटा गया था। भोले सिपाहियों को चाहे जैसी लुका छिपी कर धोखे में रखना चाहने वाली सरकार का यह प्रयास विफल हो जाने पर अब सिपाहियों को ऐसी अनुमति दी गई कि वे चाहे कोई भी चिपचिपी वस्तु अपने कारतूसों में स्वयं ही लगा लें। इस अनुमति का परिणाम जो होना था वही हुआ। सरकार द्वारा चर्बी लगाने की जिद इतनी जल्दी छोड़ देने का अर्थ है कि एक ओर चुप करके दूसरी ओर छल से करने से उसकी योजना होगी, ऐसा उनको पक्की तरह लगने लगा। चर्बी की जगह पर चाहे कोई भी चिपचिपा लाने के लिए ऐसा ही कोई धर्मभ्रष्ट पदार्थ लगाने का प्रयास नहीं करेगी। इसको कैसे माना जाए? अतः ये कारतूस किसी भी मूल्य पर नहीं लेना है, यह दृढ़ निश्चय सब लोगों को करना चाहिए। पर यह निश्चय हो गया तो भी इतने से मुख्य आपदा दो टलने वाली नहीं है। बहुत हुआ तो ये कारतूस नहीं दिए जाएंगे, परंतु उनके स्थान पर कल कोई दूसरा आपदा आएगी। अर्थात इन कारतूसों को ना लेने से भी धर्म पर आई वास्तविक आपदा टलने वाली नहीं है। गुलामी के नर्क में घिरे लोगों का धर्म पवित्र कैसे रह सकता है? गाय की चर्बी तो क्या, देश माता की चर्बी काट कर निकाली जा रही है। इस बात को भुला देने वालों का धर्म जीवित कैसे रह सकता? सधर्म स्वर्ग में रहता है और गुलामी में पड़े लोग नरक में रहते हैं। अतः यदि उन्हें धर्म चाहिए तो उन्हें गुलामी की गंदगी अपने और अपने शत्रुओं के रक्त से धोकर साफ करनी चाहिए। इसीलिए अब कारतूस ले या ना ले, हिंदुस्तान धर्म रक्षण यदि आवश्यक हो, धर्म के उद्देश्य के लिए मानव का जो प्रगमन आवश्यक है उसे साधने का यदि तेरा हेतु हो, यदि अपमान पर तुझे लज्जा आती हो तो इस गुलामी को भंग करने को तैयार हो जा। धर्म के लिए मरते मरते सबको मार और मारते मारते स्वराज्य प्राप्त कर। सन 1857 का वर्ष उदय हो चुका है, इसीलिए उठ और स्वराज्य प्राप्त कर। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे गुप्त संगठन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।